जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको बता दें, जो नोट्स पब्लिकेशन की श्रृंखला चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर यानी वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो जीके जीएस हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। आपको बता दें इसमें से क्या क्या हो चुका है। विविध सामान्य ज्ञान पहले ही चैनल पर अपलोड है, उसको विजिट करके जरूर देखें। शिक्षा लोक संस्कृति पहले ही अपलोड है। उसके साथ साथ जो है आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय चला है, संविधान भी अपलोड हो चुका है, विश्व तथा भारत का इतिहास है। इस समय जो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो है परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देखेंगे, सामान्य विज्ञान भी देखेंगे। तो बने रहें प्यारे साथियों। और उसके साथ भूगोल बचा हो, भूगोल को करवा देंगे, तो बने रहें। आपके लिए सब श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी प्यारे साथियों। आपको श्रृंखला पहले दिखा देते हैं क्या क्या। देखिए, इसमें वन लाइनर फॉर्म में हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आंसर श्रृंखला है इसमें। और देखिए, नीति आयोग से, योजना आयोग से, सबको अलग अलग करके, कहीं मिक्स नहीं, कि आपको इजीली थोड़ा थोड़ा करके याद कर दे। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो पहले अपलोड हैं, तो उनको भी ध्यानपूर्वक देख लें, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके प्यारे साथियों। तो बने रहें, आपको इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। बस आपको अच्छे से देखना है, तभी इसको फ़ायदा मिलेगा आपको, अन्यथा जो है कि अधूरा ज्ञान भी इसके समान पूरा श्रृंखला। यदि आपने देख वीडियो क्लिक किया है तो जितने इसके प्रीवियस वीडियो उनको ज़रूर देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा जो है आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, वीडियो में हम कहाँ से डिस्कस करेंगे, तो भारत में कर व टैक्स प्रणाली कैसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कर दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। और वहीं प्रगतिशील कर आय की वृद्धि के साथ साथ जो है वृद्धि होती रहती है। जैसे आय कर, जैसे जैसे आय बढ़ता है उसी प्रकार आपका टैक्स भी बढ़ता रहता है। भारत में प्रगतिशील टैक्स जो है, प्रत्यक्ष कर जो है प्रगतिशील टैक्स ही होता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों से सर्वाधिक हिस्सा जो है निगम कर से, सबसे अधिक कर किससे प्राप्त होता है, निगम कर कारपोरेशन टैक्स से प्राप्त होता है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक फायदा किससे होता है, या टैक्स किससे मिलता है, तो निगम कर से मिलता है। अब वहीं पर बात करते हैं, महावीर समिति का संबंध जो है पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर से। इन्होंने ही इसको संशोधित की थी कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक बनाना चाहिए, जिससे टैक्स के बारे में पता चल सके। अब वहीं पर बात करें, विजय केलकर समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष कर सुधार से है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया जाने वाला कर को क्या कहा जाता है, आयात पर जो कर लगता है उसे टैरिफ कहा जाता है। अब हम प्रत्यक्ष टैक्स के बारे में बात करते हैं, प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें कौन कौन से हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है, यानी वही जमा करता है। जैसे आय कर हो गया, निगम कर हो गया, व्यय कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, ब्याज कर हो गया, लाभांश कर हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गया, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर हो गया। जबकि भू राजस्व कर, कृषि आय कर, व्यवसाय कर, टोल टैक्स आदि जो है राज्य सरकार प्रत्यक्ष कर लगाती है। देखिए, उधर आपने देखा केंद्र का, इधर जैसे भू राजस्व कर हो गया, कृषि आय कर हो गया, व्यवसाय कर हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये सब राज्य सरकार वसूलती है। ये चीज़ें याद रखें। टोल टैक्स कौन वसूलता है, बताओ, राज्य सरकार। बात करते हैं, कोल्डर समिति का सिफारिश पर जो है आयकर अधिनियम 1860 से 61 में पारित हुआ था। चलैया समिति जो है निगम कर पर लगाया, सिफारिश की थी, निगम कर लगाने की बात चलैया समिति ने की थी। वहीं निकोलस समिति ने जो है संपत्ति पर कर लगाने को संस्तुति लगाया था। ये किसने, तो निकोलस समिति के। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। अप्रत्यक्ष को परोक्ष कर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे, लगाया किसी और पे जाता है लेकिन जमा कोई और कर। जैसे आप देखिए, बिस्किट पे टैक्स कंपनी पे लगाया, लेकिन कंपनी किससे वसूलती है, ग्राहक से वसूलती है, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। जैसे बिक्री कर वगैरह हो गया। जैसे जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, देखिए प्रोडक्ट पे सब लगे रहते हैं, लेकिन जमा लास्ट में जो है कंज्यूमर ही करता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, जबकि बिक्री कर, परिवहन कर, डीजल पेट्रोल कर, वाहनों पर कर, विद्युत कर, विज्ञापन कर आदि राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, याद कर लीजिए कौन से, बिक्री कर है, परिवहन कर है, डीजल पेट्रोल पर कर है, वाहनों पर कर है, विद्युत का कर है, विज्ञापन कर, ये राज्य सरकार जो है इसको लगाती है। पहले वैट हुआ करता था,
बैट यानी वैल्यू एडिटिक्स भारत में असीम दास गुप्ता की समिति ने जो है सिफारिश की थी। 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। बैट के जगह पे अब जीएसटी आ गया। बैट का सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला देश क्या था? फ्रांस। सबसे पहले बैट लागू हुआ था तो वैल्यू एडिड टैक्स फ्रांस में। अब वहीं पर बात करते हैं मैन सेट मोड बैट या सैन बैट का संबंध जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। अब बैट के जगह पर ही क्या आ रहा है तो जीएसटी लगता है। भारत में सेवा कर की शुरुआत जो सर्विस टैक्स कर जो है 1994-95 चलैया समिति के जो सिफारिश पर इसको लगाया गया था। सीमा कर की शुरुआत जो है 1962 में चलैया समिति सीमा कर भी इन्होंने लगाने का सिफारिश किया था। बने रहें, जितने भी कर या इससे संबंधित चीज़ें आपको सभी इसमें मिलने वाली हैं। अब देखिए इसमें बात करने वाले जीएसटी। अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कब लागू हुआ, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसमें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, जिसके तहत केंद्र सरकार की केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय उपकर आदि जो है राज्य सरकार की वैट प्रवेश कर, विज्ञापन कर, लॉटरी कर आदि इसमें समाहित किए गए हैं। किसमें? जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हो आप। अब वहीं पर जीएसटी की दरें क्या है? 5%, 12%, 18%, 28%। और कुछ पर चीज़ों पर 0% टैक्स है। जैसे जो दैनिक चीज़ गेहूँ, आटा, चावल जो खुले में आप लेते हैं, खुला पैकेट नहीं लेते, खुले में लेते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तथा 3 तरह की जीएसटी होती है, CGST, SGST और IGST होता है। 3 तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी होता है। अब बात करते हैं CGST मतलब सेंट्रल का, SGST मतलब स्टेट का, IGST मतलब इंटीग्रेटेड, स्टेट और जो है सेंट्रल दोनों को मिक्स करके जो बनता है उसे IGST कहते हैं। जीएसटी का संबंध जो होता है 122वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद में लाया गया था। देखिए, लेकिन संशोधन कौन सा हुआ तो 101वां संशोधन के द्वारा जो है पास हो गया। भारत की जीएसटी लागू करने वाला 168वां देश हो गया। पूरे विश्व में 161 देशों में पहले ही जीएसटी था, भारत 161वां देश बन गया था। जीएसटी सर्वप्रथम जो है कहाँ पर लागू हुआ? असम में। अब वहीं पर बात करते हैं, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। वहीं सर्वप्रथम जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन थी? असीम दास गुप्ता जी ने सबसे पहले जीएसटी समिति को लागू किया था। जीएसटी नंबर कुल 15 डिजिट होते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए तो अब बताओ? अमिताभ बच्चन जो है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हुए थे। संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? वित्त मंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होता है आप बताओ? वित्त मंत्री। इसमें अनुच्छेद याद कर लेना 279 का ये। अब वहीं पर बात किसमें टोटल कितने? 33 सदस्य हैं। सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ बताओ? फ्रांस में लागू। आपने पूरा इतिहास इसको अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज करते रहेंगे। बने रहे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। वित्त आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है वित्तीय हस्तांतरण की कहता है कि वित्त का बंटवारा करता है। बंटवारा करने का निर्देश या सलाह देने के लिए वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्षों पर किया है। इसमें अनुच्छेद याद रखना है, एक प्रकार का संवैधानिक संस्था अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। भारत में पहले वित्त आयोग का गठन 1951 के केसी नयोगी की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि दूसरा वित्त आयोग का गठन जो है 1956 में के संतनाम की अध्यक्षता में हुआ था। बात करते हैं 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 14वें वित्त आयोग का गठन जो है 2013 के वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। वही 15वें वित्त आयोग का गठन जो है एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। किसके? 15वें वित्त आयोग का गठन जो 2019 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। अब बात करते हैं 14वें वित्त आयोग जो है केंद्रीय तथा विभाजित पूल में राज्यों का अंश जो है 32% से बढ़ाकर कितना 42। पहले राज्यों का अंश कितना होता था तो आप बताओ कितने केंद्रीय कर होते तो उसमें 32% होता, अब कितना कर दिया गया 42% राज्यों को अंश मिलेगा। वहीं 14वें वित्त आयोग की जनसंख्या के आधार पर 1971 के आधार पर रखा गया है, जिसका वितरण जो है 7.5% जनसंख्या परिवर्तन पर 10% तथा क्षेत्रफल पर 15%, जबकि वनाच्छादन पर 7.5% खर्च करने की बात की गई है। अब बात करते हैं 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किया था, जबकि 15वें वित्त आयोग जो है 2020 से 25 के बीच जो है राशि अंतरण की संस्तुति के लिए किया गया था।
और वहीं पर वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों पे करता है। कौन? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों पे करता है। भारत में विदेशी व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के आयात सर्वाधिक योगदान चीन, अमेरिका और सऊदी अरब में है। कहते हैं कि आयात का सर्वाधिक योगदान आप बताओ चीन, वहीं पर आप क्या बताएंगे अमेरिका, सऊदी अरब। सबसे अधिक आयात कहाँ से होता है? तो पहले नंबर चीन, दूसरे नंबर अमेरिका और तीसरे नंबर सऊदी अरबिया है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक किस पे? पेट्रोल पे या क्रूड उत्पाद पर खर्च होता है, जबकि इसके बाद जवाहरात या आभूषण पर खर्च, यानी सबसे अधिक विदेशों पैसा किस पे खर्च होता है? पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। और वहीं पर बात करते हैं जवाहरात तथा आभूषण पे सबसे अधिक खर्च होता है। देखिए भारत में कितने आभूषण के प्रिय लोग हैं। बात करते हैं विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 के को घोषणा केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में की थी, जिसके तहत विदेशी व्यापार को 2020 तक जो है 900 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया था। विश्व व्यापार की भारत में हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3% करने की बात रखी गई थी। अब बात करें एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य होता है आयातों से जिनका पुनर्यात किया जाता है, उसे बोलते हैं एंट्री पोर्ट। अब बात करें भुगतान संतुलन की बात करते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन खाता 2 प्रकार के होते हैं, पूंजी खाता, दूसरा क्या होता है? चालू खाता है। भुगतान संतुलन पूंजी खाता व चालू खाता। व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से है, जो निर्यातित तथा आयातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य से संबंधित है। किससे? निर्यातित तथा आयात वस्तु के मुद्रा के मूल्य यदि बराबर है तो व्यापार संतुलन में है। अब भुगतान संतुलन की बात कर लेते हैं। ये भी दृश्य व्यापार के साथ साथ सेवाओं के आयात निर्यात तथा ऋणों के भुगतान या मौद्रिक मूल्य से भी होता है। 19 अगस्त 1994 को रुपये को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनशीलता बना दिया था। अब वहीं पर बात है पूंजी खाते में रुपये के पूर्ण परिवर्तनता के लिए तारो पार समिति का गठन किया था। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता की जांच के लिए किसके लिए? तारो पार समिति का गठन। अब निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। निर्यात कहाँ कहाँ से होता है, इस सब के बारे में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो होता है ईपीजेड 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित हुआ ईपीजेड। जबकि बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड, यानी जिसे सेज कहा गया, रिलायंस सेज मुंबई में स्थापित हुआ। सबसे पहला जो है या कहते हैं सबसे बड़ा विशेष आर्थिक जोन यानी एसईजेड की स्थापना जो है, तो आप बताओ कि रिलायंस सेज का कहाँ पर? मुंबई में स्थापित हुआ। जबकि बात करते हैं 1 अप्रैल 2000 में भारत का 8 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदल दिया गया है। अब बात करते हैं तो देखिए सेज अधिनियम 2005 में जो है अधिसूचित किया गया था, जिनका निर्माण जो है चीन के तर्ज पे किया गया। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है किस किस तर्ज पे? तो आप बताओ चीन के तर्ज पे किया गया है। अब वहीं पर बात करते हैं विदेशी निवेश के बारे में। भारत में जो है विदेशी निवेश 2 तरीक़ों से आता है। एक प्रत्यक्ष निवेशी, एक होता है ये जिसे बोलते हो या इसी को एफडीआई कहते हैं। दूसरा पोर्टफोलियो निवेश से आता है। 2 तरह से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और निवेश इन्वेस्टमेंट, और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश। अब दोनों के बारे में जान। भारत में ये एफडीआई सेवा क्षेत्र से आता है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट, तो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। वहीं भारत में जो है 1920 में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आया था। पोर्टफोलियो का निवेश के अंतर्गत विदेश संस्थान निवेश यानी एफआईआई जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव यानी जीडीआर आते हैं इसमें। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होते हैं वो किसमें? पोर्टफोलियो निवेश में आते हैं। पोर्टफोलियो निवेश एक प्रकार का संस्थागत, किसी संस्थागत निवेश कहते हैं, अपना संस्था यहाँ पर अपना इस्टेब्लिश के, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो निवेश। अब बात करते हैं देखिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईपीबी की स्थापना 1991 में की गई थी, जो सरकारी मार्ग से प्राप्त होने वाला एफडीआई को मंजूरी प्रदान करता है। इस बोर्ड को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है, जिसे फेमा कहा जाता है, फेमा अधिनियम 1999 में पारित हुआ था। 1 जून 2000 में इसको लागू किया गया। यह अधिनियम फेरा जो है 2003 फेरा का स्थान 1973 का स्थान किसने ले लिया था? तो अब बताओगे फेमा ने। अब फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार को लेन देन को उदार बनाना, और फेरा का पूरा नाम क्या था? विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम इसका पूरा नाम था। अब बात करते हैं इसमें भारत में विदेशी विनिमय कोष में है विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, एसडीआर आदि शामिल है। विदेशी
कोष में कौन कौन से विदेशी मुद्रा भी है, स्वर्ण भी है, एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म होता है एसडीआर का। और वहीं सन 2020 में जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 560 अरब डॉलर था। हवाला एक विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या है, हवाला है। अब अर्थशास्त्र से संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे एडम स्मिथ को माना जाता है, इनके पुस्तक का क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन था। लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था, तो बताओ कि एडम स्मिथ ने किया था। प्रॉफिट का सिद्धांत किसने दिया था, बताओ एडम स्मिथ ने दिया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक क्या है, दास कैपिटल जो है, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तहत जो समाजवाद को समझाया। राजकोषीय नीति का अवधारणा जो है प्रतिपादन जे कीन्स ने 1936 में, उनकी पुस्तक का नाम द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मनी है। एंगल का नियम जो है के तहत परिवार को आय बढ़ने पर उनके खाने पीने की वस्तुओं का खर्च जो है प्रतिशत कम हो जाता है, ये बात एंगल का नियम, यानी परिवार ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनके खाने पीने का खर्च कम हो जाता है। जैसे एक लोग पे ज़्यादा खर्च होता है, वही दो लोग पे भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, डबल नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये बात एंगल ने कहा था। वही ग्रेसम का नियम जो है किसी देश के घटिया या वह बढ़िया मुद्रा को एक साथ चलन में होती हैं तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये बात ग्रेसम का नियम है। ये कहा जाए कि घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये बात जो है किस नियम से संबंधित है, ग्रेसम के नियम से। से का नाम क्या है, जेबी से के अनुसार पूर्ति तथा मांग स्वयं उत्पन्न, पूर्ति मांग को स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये बात से का नियम है। गिफिन वस्तुएं कहते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं मूल्य वृद्धि होने पर इनकी मांग जो है बढ़ती है। जब कहते हैं मूल्य बढ़ती है तो इनकी अच्छी वस्तुओं, जैसे मान लो एक घटिया क्वालिटी सेब है, बढ़िया क्वालिटी सेब का मूल्य बढ़ेगा तो घटिया वाले का क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। वहीं आप बात करें फिलिप वॉकर क्या होता है, बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति को व्युत्क्रम को दर्शाता है, फिलिप वॉकर दर्शाता है। वहीं प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, बीएस मिन्हास हैं। गरीबी का दुष्चर्क पुस्तक के लेखक किसने हैं, तो रेगनर नरकसे हैं, गरीबी के दुष्चर्क पुस्तक लिखे थे। मानव पूंजी का निवेश का तात्पर्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर खर्च क्या होता है, मानव पूंजी पर निवेश होता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य हो जाती है। कहते हैं जब कुल उत्पादन क्या हो अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है, आप बताएंगे शून्य हो जाती है। सरकारी या समिति का संबंध राज्य तथा केंद्र के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बनाया था, तो बताओ सरकारी या समिति। अब बात करते हैं ब्रेक इवन बिंदु स्थिति है जब किसी फर्म को ना तो लाभ हो रहा हो ना तो हानि, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन बिंदु। किसे कहते हैं, लाभ हानि कुछ भी ना हो रहा, उसे ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। जबकि बात करते हैं सुपर 300 अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा है जो मुक्त व्यापार में अवरोध के लिए राष्ट्रपति को अधिकार देता है। यानी मुक्त व्यापार को अवरोध, यानी कि मुक्त व्यापार हो रहा था लेकिन चाहे वो टैक्स लगा सकते हैं, ये उनको स्वतंत्रता देते हैं। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत जो है हर्समैन ने किया था, असंतुलित विकास की अवधारणा। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने क्या दिया था, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत डब्ल्यू रेस्टो ने दिया था। टी.आर. माल्थस ने जो ज्यामितीय जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जबकि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण देता है। IMF की मुद्रा SDR जो है बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। अब बात करते हैं पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के लिए इको मार्क प्रमाणन चिन्ह दिया जाता है, जिसका लोगो जो है मिट्टी का घड़ा होता है, जिसका लोगो क्या होता है, मिट्टी का घड़ा होता है। वहीं पर बात करते हैं स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की माप जो का निर्धारण जो हाल मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर बात करते हैं स्वर्ण रिफाइनरी महाराष्ट्र के सिरपुर में स्थापित है, क्या है, सिरपुर में। अब वहीं पर बात करते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट जो है अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। वह हरा सूचकांक जो है विश्व बैंक द्वारा, ग्रीन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया, ग्रीन इंडेक्स तो बताओ विश्व बैंक द्वारा, और विश्व निवेश रिपोर्ट जो है अंकटाड द्वारा जारी होता है। दोनों चीज़ों को आपको याद करना है। पॉलिटिक्स ऑफ द चरखा जो है JB कृपलानी की जो है पुस्तक है। और वहीं पर वह गांधीवाद अर्थव्यवस्था जो है न्यास पर आधारित थी। गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस पे, न्यास पर आधारित थी। HB1 वीजा का संबंध किससे, अमेरिका से है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। आर्थिक सुधारों का जनक किसे, मनमोहन सिंह को माना जाता है आर्थिक सुधारों को, जबकि योजना मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है प्रसारण
सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है योजना मासिक पत्रिका का। बीआरएस का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। बीआरएस आपने सुना होगा हो सकता है, जिसका पूरा नाम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। क्योंकि व्हाइट लेबल एटीएम का संबंध जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या एनबीएफसी द्वारा हो, जैसे कोई वित्तीय कंपनी नहीं है तब भी वो एटीएम लगाती है तो उसे व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। मूडीज एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है मूडीज। वही क्रिसिल का क्या है, तो क्रिसिल भारत की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है जो AAA या AA रेटिंग देती है क्रिसिल। इकरा जो है भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा भी है। वहीं पर मंगला जो है नामक तेल कुआं भारत के राजस्थान में स्थित है मंगला। कोटक महिंद्रा बैंक पहला ऐसा बैंक है जो एनबीएफसी से बैंक के रूप में रूपांतरित हुआ। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग संस्था था, बाद में ये क्या होगा, बैंकिंग संस्था हो गया है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों को सबसे ज़्यादा खपत होता है। कौन से यानी कि यूरिया वगैरह भारत में सबसे अधिक खपत होता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में स्थापित हुआ। मेरिनो भेड़ ऊन उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है मेरिनो भेड़। अब देखिए कुछ चीज़ें और बची हैं, बस 5 से 7 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, बस बने रहे प्यारे साथियों। देश की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी लिमिटेड जो है NSDL, जिसकी स्थापना 1996 में, इसका मुख्यालय कहाँ है NSDL का है, तो बताओगे मुंबई में है। मंदी के साथ साथ यदि मुद्रास्फीति हो तो इसे स्टैगफ्लेशन का, यानी मंदी हो उसके साथ साथ जो है मुद्रास्फीति भी हो तो उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। वहीं पर स्वामीनाथन समिति 1994 में जनसंख्या नीति के लिए जो है गठित की गई थी। महाजन समिति जो है चीनी उद्योग के लिए। और वहीं पर निजी क्षेत्र का बैंक HDFC की स्थापना जो 1995 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, HDFC तो बताओ मुंबई में है। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था, UTI बैंक था, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पर आप बताओगे, अहमदाबाद में है। वहीं ICICI बैंक की स्थापना जो 1994, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, तो बड़ौदा में ICICI बैंक का मुख्यालय है। तो भारत में जारी किया गया स्वदेशी ATM कार्ड नाम रुपे है, जिनका विकास जो NPCI ने किया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक या IBRD और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। डूइंग जो है बिजनेस रिपोर्ट कौन सा, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। दोनों चीज़ों तिनकठिया पद्धति बिहार के चंपारण में जो है 3/20 भाग पर नील की खेती कर अनिवार्य था, इसी तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। निजी क्षेत्र में UTI बैंक जो है 2007 में एक्सिस बैंक के नाम पड़ा था। और वहीं पर भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2000 में हॉलमार्क योजना शुरू किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, ट्रस्टीशिप सिद्धांत पे आधारित है। वहीं विनिमय दर वह दर होती है जिस पर देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा को परिवर्तित होती है, उसे बोला जाता है विनिमय दर। जिस कंपनी को शेयर धारक जो है दायित्व अपने अंशदान समिति होता है, उसे लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। देखिए फिर से देख लीजिए, जिस कंपनी में हर शेयर धारक का दायित्व अपने अंशदान तक सीमित होता है उसे लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। यानी कि लिमिटेड होता है उसके अंश, उसी को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आर्थिक क्रियाओं पर तेजी से विस्तार होता है, जब उसे अर्थव्यवस्था को बूम कहा जाता है। वहीं फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ने फिक्की की स्थापना किया था महात्मा गांधी की सलाह पर। अब बात करते हैं मीरा सेठ समिति का संबंध जो हथकरघे के विकास से, जबकि सुल्तान समिति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है। अब यही बात करते हैं अयोध्या विवाद के बारे में बात कर लेते हैं। 9 नवंबर 1919 को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया। विभाजित जमीन 2.7 एकड़ को रामलाल विराजमान के हक में दिया। और वहीं पर बात करते हैं मुस्लिम पक्ष सुन्नी बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। वहीं पर बात करते हैं राम मंदिर के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया, जिसके अध्यक्ष जो है महंत नृत्य गोपाल दास जी को बनाया गया था। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। ये सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।